दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार विजय थालापति की बम्पर जीत ने ये सवाल खड़े कर दिए कि आखिर 2 सालों में उनकी पार्टी कैसे उभर कर सीएम की कुर्सी तक आ गई। वहीं अगर बात की जाए तो स्टालिन की, वो तमाम ब्राह्मण जातिवादियों पर हमेशा से भारी पड़े हैं। एमके स्टालिन विजय थालापति से कैसे पीछे छूट गए, कैसे वो हार गए, लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल हैं। शायद इन सवालों का जवाब हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको दे सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, विजय थालापति की जीत को समझ में नहीं आ रही है। स्टालिन ही थे जिन्होंने दक्षिण में भाजपा को रोक रखा था, काम भी अच्छे किए थे। उन्होंने ब्राह्मणों की धार्मिक पंडिताई की जो बबौती थी उसको खत्म कर दिया था, जिससे पूरा ब्राह्मणवाद जो वर्ग था वो स्टालिन का दुश्मन बन गया था। कोरोना के बाद स्टालिन ने भाजपा को रोकने के लिए देश भर के बुद्धिजीवियों और लोकतांत्रिक पार्टियों की बैठक का आयोजन भी किया था। सभी को एक जगह लाने की कोशिश की जा रही थी और स्टालिन ये काम कर भी रहे थे। वे तमाम मूल निवासियों के चहीते बन गए थे। इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में भी देखने का लोग बोल रहे थे और उनका नाम भी आपने देखा होगा कि नाम भी आया था कि अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए तो एमके स्टालिन ही हैं। तो इच्छा व्यक्त की जा रही थी, फिर वे हार कैसे गए, ये एक सवाल है। क्या विजय थालापति की वैचारिक दृष्टिकोण हमें कुछ पता है? वो क्या करना चाहते थे? वो जनता के चहीते कैसे थे? वो जनता के बीच कैसे इतनी बड़ी उपलब्धि लेकर के आए? तमिल फिल्मों के एक सुपरस्टार ही तो हैं, आगे उनका राजनीतिक कैरियर क्या है? तो दोस्तों, तमिलनाडु की जनता पेरियर रामास्वामी और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अगर बात करूं तो फिल्मी हीरो की से भी ज़्यादा हैं। आपको बताऊं कि इतिहास में यही बताता है कि साउथ के जो दिग्गज अभिनेता एन.टी. रामाराव के बारे में कौन नहीं जानता। अगर जानना ही है रियल हीरो के बारे में तो रामाराव के बारे में जानिए। इनके अलावा अगर आप कुछ जानते हैं तो जयललिता, पवन कुमार, चिरंजीवी, रजनीकांत, कमल हसन, प्रकाश राज और अब विजय थालापति, ये सारे नाम जो हैं वो फिल्मी हीरो की राजनीति से सक्रिय रहे हैं। हीरो भी रहे हैं और राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं और दक्षिण की जनता ने इनको समय समय पर अपने सिर पर बिठाकर उठाया है। दोस्तों, गैर तलब है कि एमके स्टालिन भी 1980 के दशक में एक फिल्मी हीरो ही थे। उन्होंने कुछ हिट फिल्में दी है, लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है, ये हम सब जानते हैं। परंतु दक्षिण इस पूरे बारे में बहुत ही कम जानता है कि राजनीति कैसे की जाती है। लेकिन जैसे ही अभिनेता राजनीति में आते हैं तो वो सुपरस्टार बन जाते हैं, रियल में भी और रील में भी। पेरियर अगर बात करूं तो रामास्वामी के आंदोलन ने दक्षिण की राजनीति उभरी है उनके नेतृत्व में, जहां पर ब्राह्मणवाद के लिए एक काल के रूप में थी। हाल ही में दशकों ने जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की राजनीति का अंश भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें तमिलनाडु के आरक्षण का भी बोलबाला अब भी रहा है। और आरक्षण की बात की जाए तो अभी भी दलित समाज के लिए आरक्षण है और तमाम लोगों के लिए। उसे छेड़ने की किसी में भी हिम्मत नहीं हुई है कि आरक्षण के बीच में नुक्ताचीनी कोई कर ले। मोदी काल में ब्राह्मणों द्वारा पेरियर की प्रतिमा का विडंबना करना जो कोशिश उन्होंने की थी वो गलत थी। ब्राह्मणों को पूरी तरह से अपमानित होना पड़ा था उस पूरे काम में। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में आरएसएस नहीं है, लेकिन स्टालिन के सामने उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। एमके स्टालिन किस प्रकार से ब्राह्मणवादी शक्तियों के खिलाफ खड़े थे, इस पर भी कोई नज़र डाले तो पता चले कि स्टालिन किस तरह से आरएसएस, बीजेपी और ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़े थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में एमके स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके ने राज्य में भाजपा और आरएसएस की विचारधारा को रोकने के लिए वैचारिक, कानूनी और राजनीतिक स्तर पर कई कदम उठाए थे। उन्होंने आरएसएस को घुसने ही नहीं दिया, उन्होंने बीजेपी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। वे द्राविड़ मॉडल के तहत राज्य की पहचान और धर्मनिरपेक्षता को केंद्र में रखकर राजनीति करते रहे हैं। एमके स्टालिन अपने नामों से, अपने कामों से जाने जाते हैं। अगर बात करूं कि एमके स्टालिन द्वारा भाजपा आरएसएस की राजनीति को रोकने के लिए आरएसएस के रूट मार्च पर पाबंदी लगाई थी।
आरएसएस को जगह नहीं दी थी मार्च निकालने के लिए, क्योंकि उनकी विचारधारा से वो मैच नहीं खाते थे। स्टालिन सरकार ने सितंबर 2022 और बाद में भी राज्य में कानून व्यवस्था का हवाला देकर आरएसएस को रूट मार्च निकालने से रोकने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ रैलियों पर अनुमति दी थी, लेकिन दोस्तों रोका तो था। यहाँ पर तो कोई भी भाजपा सरकार, देखिए गुंडाती बंगाल में किस तरह से चल रही है। वैचारिक हमला, ब्राह्मण धर्म विवाद, स्टालिन के बेटे मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में ब्राह्मण धर्म की तुलना बीमारी से करते हुए भाजपा की हिंदुत्व राजनीति पर सीधा वैचारिक हमला बोला था। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, जो राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया था, जिसमें ब्राह्मणों के सीने पर सांप लगने लगा था कि कैसे के स्टालिन ने ब्राह्मणों को एक बीमारी का तौर बताया है कि ये ऐसी बीमारी जिसको लग जाए वो ग्रसित हो जाता है। हिंदी थोपने विरोध पेरियर आंदोलन की तर्ज पर स्टालिन सरकार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 और हिंदी को बढ़ावा देने की नीति पर कड़ा विरोध करती है। इसे भाषाई साम्राज्यवाद बताकर दक्षिण भारतीय पहचान को बचाने की कोशिश कर रही थी। जैसे कि महाराष्ट्र में देखा जाता है कि यूपी और बिहार वालों को भगाओ, इस प्रकार की हिंदी भाषा विरोध महाराष्ट्र में भी लगातार होता रहा है, जहां पर हिंदी बोलने वालों को मारकर भगाया जाता है और मराठी बोली जाती है। राज्यपाल के साथ टकराव, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के साथ स्टालिन की सीधी तानाशाही चली थी। स्टालिन ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और समांतर सरकार चला रहे हैं। दोस्तों ये सब था। स्टालिन अपने काम से पहचाने जाते थे, खासकर नीट विरोधी बिल और विश्वविद्यालय नियुक्ति को लेकर ये बात उन्होंने राज्यपाल से कही थी कि राज्यपाल जो है वो आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को चला रहे हैं। द द्रविडियन स्टॉक के नाम नारा था कि स्टालिन ने खुद को और अपने राजनीतिक द्रविडियन स्टॉक के रूप में परिभाषित किया था, जिसका उद्देश्य था आरएसएस की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को खारिज करना और क्षेत्रीय द्राविड़ पहचान को मजबूत करना था। दोस्तों वो तमाम आदिवासी दबे कुचले ST/SC के साथ खड़े रहे और रहेंगे। संघ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी उन्होंने 2025 में स्टालिन सरकार में बिना अनुमति सरकारी स्कूल में पूजा कर्मकांड स्तर आयोजन करने के आरोप में 29 जो आरएसएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया था, क्योंकि ये चाहते थे कि हर कॉलेज स्कूल में जो है वो इनके कार्यक्रम हो, लेकिन इसको स्टालिन ने बंद कर दिया था। खिलाड़ी के निष्कर्षों का समर्थन, यानी स्टालिन ने खिलाड़ी जो किल्डी थी प्राप्त मूल निवासी सभ्यता के पूरा ये जो जात थी उनको बढ़ावा दिया गया ताकि यह साबित किया जा सके कि द्राविड़ सभ्यता वैदिक सभ्यता से पुरानी और उन्नत थी। यानी कि जो द्राविड़ सभ्यता उसको ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया था और उसको सामने लेकर आए थे और ये बताया था कि ये सभ्यता कितनी पुरानी और इसको उन्नत की ज़रूरत है। स्टालिन सरकार की यह भूमिका सीधे तौर पर भाजपा आरएसएस के सांस्कृतिक नैरेटिव का मुकाबला करती रही है हमेशा से, जब से स्टालिन की सरकार बनी थी। दोस्तों तमाम बिंदुओं पर ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि स्टालिन की हार से हमने ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक योद्धा को गवा दिया है। सवाल यह है कि क्या विजय थालापति का उनकी सरकार इस भूमिका को बरकरार रख पाएगी? लेकिन विजय थालापति की सरकार स्टालिन सरकार को गिराने के लिए ही विजय बनी है। मुझे इसमें शंका हो रही है, विजय थालापति का दक्षिण की राजनीति में कदम रखना क्या आरएसएस भाजपा की राजनीति के लिए एंट्री गेट का काम करेगी या फिर यह महज ही तमिलनाडु की फिल्मी हीरो की राजनीति में आने की आपसी प्रतियोगिता मात्र है? जैसे कि तमाम एक्टर आए, चाहे वो कमल हसन हो, रजनीकांत हो, चिरंजीवी हो, लेकिन दोस्तों विजय थालापति की सरकार अगर स्टालिन की खिंची लकीर को आगे बढ़ाती है तो इस जीत का कोई मतलब होगा, अन्यथा पूरे देश को इस जीत के भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जब स्टालिन जातिवाद से लड़ रहे थे, आरएसएस को घुसने नहीं दे रहे थे, तो विजय थालापति की बम्पर जीत का कारण क्या रहा होगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।